Welcome to Prep Classes. Today we'll do the third part of ICT of Chapter 1. So let's begin. And the topic is concept of communication. We all know communication plays a vital role when we go to school, not only in school but in our daily lives. Communication is the base for education, how we are teaching, how we are talking to the students, how students are reverting back. Everything comes under the category of communication. Now, what is communication? Communication is the process of transmitting information. Transmitting information means transferring information, ideas, thoughts, or feelings from one entity or one person to another using various methods. Now, there are also various methods of communication. It is fundamental aspect of human interaction and can occur in many forms. काफ़ी तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि वर्बल यानी बातचीत करके, नॉन वर्बल में हमारा हो जाता है जिसमें हम लोग कुछ सिग्नल देते हैं, written, digital, etc. Effective communication requires both the sender and receiver to understand and interpret the message as intended. Effective communication कब होता है? जब जो एक कम्युनिकेटर एक जो मैसेज दे रहा है वो सामने वाले को मैसेज उतने अच्छे तरीके से समझा सके और सामने वाला मैसेज उतने अच्छे तरीके से समझ सके जो उस कम्युनिकेशन का एक्चुअल मीनिंग है. देन कम्स एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन सी चीज़ें, कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं. पहला होता है सेंडर. ऑफकोर्स वी नो एक सेंडर वो होता है जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन देता है या भेजता है सामने वाले को. फिर आता है एनकोडिंग, यानी एनकोडिंग मतलब जो थॉट उसके दिमाग में आया कि मुझे ये मैसेज भेजना है, उसको मैसेज के फॉर्मेट में सामने वाले को भेजने को एनकोडिंग बोलते हैं. फिर है मैसेज भी एक एलिमेंट है क्योंकि हमारा मेन चीज़ कम्युनिकेशन में मैसेज ही होता है. वो एक इन्फॉर्मेशन होता है जो हम सामने वाले को प्रोवाइड करना चाहते हैं. एक चैनल होता है, किस तरीके से हम दे रहे हैं मैसेज, टेलीफोन से दे रहे हैं, मोबाइल से दे रहे हैं, ईमेल से दे रहे हैं, लेटर से दे रहे हैं. वो जो चैनल होता है कम्युनिकेशन का उसको बोलते हैं चैनल. फिर आता है रिसीवर मतलब जो मैसेज रिसीव कर रहा है वो किस तरीके से रिसीव कर रहा है, उसको वो मैसेज मिल रहा है या नहीं. उसके बाद आता है डीकोडिंग मतलब जो मैसेज सामने वाले ने भेजा है उसका क्या मीनिंग है, उसको रिसीव करने को बोलते हैं डीकोडिंग. ठीक है, उसका लैंग्वेज समझना, उसके कंटेक्स्ट को, उसके कंटेंट को समझना इज़ डीकोडिंग. फीडबैक होता है कि उसने मैसेज मिलने के बाद उसको क्या फीडबैक दिया सामने वाले को. फिर आता है कंटेक्स्ट यानी द सिचुएशनल, कल्चरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन. Influences how messages are sent, received and interpreted, including factors like time, place and social norms. टाइम, कौन से टाइम पे, कैसे प्लेस पे, वहाँ पे नेटवर्क है या नहीं, वो सब चीज़ें जो इंक्लूड कर देते हैं वो आ जाते हैं कंटेक्स्ट में. फिर आता है नॉइज़ क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो कि हमारे इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज को हैम्पर करता है उसको बोलते हैं नॉइज़. बैरियर में आ जाता है ऑब्स्टिकल्स दैट हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर. अब बैरियर्स में मैं एग्जांपल दूंगी. जैसे सोचो अभी आप बोल रहे हो कि अपने फ्रेंड से जब बात करते हैं हम लोग सेम चीज़ें दो बार बोलते हैं. एक बार वो इमोशनल होता है तो उसको अलग तरीके से लेता है, कभी वो खुश होता है तो उसको अलग तरीके से लेता है. वो हमने देखा है, हमारे डेली लाइफ में भी होता है. सामने वाले का मूड ऑफ है, आप उसके साथ मजाक करोगे तो वो उस मजाक में गुस्सा हो जाएगा जिस मजाक में वो हर दिन हंसता है. तो दिस इज़ कम्युनिकेशन बैरियर. सो यहाँ पे है डायग्राम, आप देख सकते हो कैसे सेंडर है, एनकोडिंग है, मैसेज में चैनल आ जाता है और रिसीवर आ जाता है जिसमें कि हमारा कितने सारे फैक्टर्स यूज़ होते हैं हमारे यहाँ पे. डीकोडिंग होता है, फीडबैक होता है, फीडबैक भी वाया ईमेल, फ़ोन या फेस टू फेस होता है, कंटेक्स्ट होता है, नॉइस होता है, बैरियर होता है. ये सब हो गए एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो अगर क्वेश्चन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन आता है, कुछ भी क्वेश्चन आता है उसमें, जैसे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन या फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें आपको डेफिनेशन लिखना है, उसके बैरियर्स, उसका ये एलिमेंट्स लिखना है. ठीक है, एलिमेंट्स के बाद क्या क्या लिखना है मैं बता दे रही हूँ. फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं? पहला होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन. वी ऑल नो व्हाट इज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन. फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है?
जिसमें डायरेक्ट पर्सनल इंटरेक्शन होता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, आमने सामने बैठे होते हैं और फेस टू फेस हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो उसमें जो एसेंशियल्स होते हैं वो सब यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। जैसे अलाउज फॉर इंस्टेंट रिस्पॉन्स एंड एडजस्टमेंट, आमने सामने बात करने से आपको रिप्लाई का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंटली आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। फिर आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन, टोन से समझ जाते हैं कि वो मैसेज जो है वो किस तरीके से आपको कन्वे करना चाहता है। एनहांसेस रैपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन में अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होती है, ठीक है। फुल रेंज ऑफ कम्युनिकेशन क्यूज़ मेक्स इट ईजियर टू कन्वे इमोशंस एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। आप किसी को मैसेज करते हैं, वो समझ नहीं पाता है, फिर आपको मैसेज करना पड़ता है, लेकिन फेस टू फेस कम्युनिकेशन में वो बैरियर हट जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है राइटिंग कम्युनिकेशन या फिर रिटन कम्युनिकेशन, द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू रिटन सिम्बल्स लाइक लेटर, रिपोर्ट्स, ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम लोग लिख के जब भेजते हैं उसको राइटिंग कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो कि एक परमानेंट रिकॉर्ड जैसा काम करता है। वो रिकॉर्ड होके रह जाता है और वो आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो। अलाउज फॉर केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिविजन ऑफ कंटेंट, उसमें सारे कंटेंट कवर कर सकते हैं। आजकल स्पेशली हम लोग जो रिटन कम्युनिकेशन भेजते हैं वो फॉर्मल लेटर्स ही भेजते हैं। कैन कन्वे डिले इन फीडबैक कंपेयर टू फेस कम्युनिकेशन, उसका जो रिवर्स होता है, उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो डिले हो सकता है एज कम्पेयर टू फेस कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट है reading communication, the process of interpreting written text or symbols, requires comprehension of written context and content, allows individuals to read at their own speed and revisit content. Reading communication generally comes under newspaper, books and articles, manuals हम लोग जो पढ़ते हैं वो एक वन काइंड ऑफ रीडिंग कम्युनिकेशन है, जो कि वास्ट पॉपुलेशन को एक साथ वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे हम लोग घर घर न्यूज़पेपर जाता है, न्यूज़पेपर में सेम मैसेजेस, देयर आर सेम मैसेजेस फॉर एवरीबडी, तो दैट इज़ नोन एज रीडिंग कम्युनिकेशन। देन विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग टीवीज़ देखते हैं, डायग्राम्स देखते हैं, स्लाइड्स देखते हैं, अभी भी मैं जैसा आपको प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, दिस इज़ ऑल्सो विजुअल कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप देख के इन्फॉर्मेशन पाते हो, देख के इन्फॉर्मेशन आप रिसीव करते हो, दैट इज़ कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, डायग्राम्स एंड चार्ट्स, देन स्लाइड शोज एंड प्रेजेंटेशन, वीडियोज़ एंड एनिमेशन, ये सब दिए गए हैं, तो दिस कम्स अंडर विजुअल। ऑब्जर्वेशनल क्या हो जाता है, जैसे ऑब्जर्विंग टीम डायनामिक्स इन अ वर्क प्लेस, एक वर्क प्लेस में एक टीम को देखते हो तो आपको कैसे फील होता है कि हाँ ये पॉजिटिव टीम है या नेगेटिव टीम है, या इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, वो भी वन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है जो तुमको मिलता है। नोटिंग कंज्यूमर बिहेवियर इन अ मार्केट, मार्केट में एक कंज्यूमर आपसे कुछ खरीदने आता है, आप उसको बेचते हो, उसके हाव भाव और बातों से ही आपको पता चल जाएगा वो किस टाइप का इंसान है, वो किस तरीके का सामान चाहता है, वो क्यों चाहता है, तो दैट इज़ ऑब्जर्व करके जो हम लोग रिसीव करते हैं मैसेज, दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल कम्युनिकेशन। किसी के बिहेवियर से, किसी के एक्शन से, किसी के फिजिकल एनवायरनमेंट से जो पता चलता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल कम्युनिकेशन। देन कम्स डिजिटल कम्युनिकेशन, जिसमें आ जाता है आजकल का व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जूम मीटिंग्स, देन ये क्या बोलते हैं गूगल मीट्स, ये सब। तो एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक means such as email, instant messaging and social media platform comes under digital communication, ठीक है। इसमें बोथ चैट्स भी होते हैं, ईमेल्स भी होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, ऑडियो वीडियो सब कुछ होते हैं, हम लोग अटैच करके देते हैं जैसे ईमेल्स में। सो जो भी डिजिटलाइज्ड वे में कम्युनिकेट करते हैं दैट इज़ नोन एज डिजिटल कम्युनिकेशन। देन इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पोकन वर्ड्स, जैसे फ़ोन कॉल्स में, पब्लिक स्पीचेस, रेडियो ब्रॉडकास्ट, कॉन्वर्जेशन एंड इंटरव्यूज़, इन सब में हम लोग वर्बली कुछ बताते हैं तो उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में आ जाता है, जैसे आपने एक स्पीच दिया स्कूल में, आपके फ्रेंड्स आपको थम्स अप दिखाते हैं कि बहुत अच्छा किया, तो दैट थम्स अप इज़ एन इन्फॉर्मेशन और इज़ अ कम्युनिकेशन विच टेल्स यू दैट योर स्पीच वॉज वेरी नाइस। तो जो हम लोग जेस्चर्स दिखाते हैं दैट कम्स अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमारे बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके, फेशियल एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली हम लोग बिजनेस में यूज़ करते हैं, हमारे ऑफिस में यूज़ करते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों में जो यूज़ करते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है, उसमें हम लोग इनफॉर्मली कुछ भी नहीं लिखते हैं। फॉर्मली जो लिखते हैं हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के साथ, हमारा लैंग्वेज उसमें फॉर्मल होता है, रिस्पेक्टेड, डियर, ये सब हम लोग देख के लिखते हैं, दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन।
एंड देन इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि हम लोग यूजुअली कैजुअल कन्वर्सेशन जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ करते हैं, उसमें कुछ पर्सनल चीज़ें बताते हैं और उसमें कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि हमें ऐसा ही लैंग्वेज यूज़ करना है या फिर ऐसे ही रिस्पेक्टफुली बात करना है. इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. नेक्स्ट है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. पहला बैरियर है लैंग्वेज बैरियर, डिफ़िकल्टी अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, जार्गन और वोकेबलरी. अब सबका लैंग्वेज अलग होता है, संबलपुरी भाषा अलग है, नॉर्मल कटक साइड का उड़िया अलग है, तो सबके डायलेक्ट्स अलग होते हैं, लैंग्वेज अलग होते हैं और बोलने का तरीका अलग होता है. तो उस तरीके की वजह से भी हमें कम्युनिकेशन करने में डिफ़िकल्टी होता है. उस डिफ़िकल्टी को बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर. Then cultural barrier, obstacles arising from differences in cultural backgrounds and norms, जैसे कि varied norms and practices influencing communication styles and expectations, जिसमें कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है. किसी के जोक्स कोई नहीं एक्सेप्ट कर पाता, किसी के कल्चरल बिहेवियर, एक जन कुछ बोलता है अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रहन सहन के हिसाब से, तो सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं कल्चरल बैरियर्स. देन कम्स इमोशनल बैरियर, जैसे इमोशनल, सामने वाले के इमोशंस ना जान के हम मजाक कर देते हैं, सामने वाले का इमोशंस नहीं जान के उस टाइम पे कुछ मैसेज कर देते हैं, तो वो सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसको एंजाइटी है या उसको क्या है वो हमें नहीं पता, तो उस इमोशन के वजह से वो मैसेज का जो मीनिंग है उसको वो नेगेटिवली भी ले सकता है, तो उसको बोलते हैं इमोशनल बैरियर. फिजिकल बैरियर में एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट और हिंडर कम्युनिकेशन, जैसे कि नॉइज़ फ्रॉम अ बिजी ऑफिस डिस्टर्बिंग अ फ़ोन कॉल, डिफ़िकल्टी हियरिंग इन अ नॉइजी एनवायरनमेंट. तो ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे जैसे हम लोग बात करें बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है, वो हो जाता है फिजिकली बैरियर हो जाता है, एक फिजिकल बैरियर हो जाता है हमारे कम्युनिकेशन में. सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू डिफरेंसेस इन इंटरप्रिटेशन और मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस. ठीक है, जैसे वेरिएशंस इन मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज. किसी लैंग्वेज में एक वर्ड का मीनिंग कुछ होता है तो उसी का मीनिंग दूसरे लैंग्वेज में कुछ और होता है. ठीक है, तो उस वजह से भी बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि सामने एक साउथ इंडियन है और एक ओडिया है, वो लोग बात कर रहे हैं, उनके कुछ वर्ड्स जो ओडिया में उसका मीनिंग कुछ और होता है और साउथ में उसका मीनिंग कुछ और होता है. वो वर्ड यूज़ करोगे तो वो सामने वाला उसको अलग तरीके से लेगा, तो उस वजह से हमारा सेमेंटिक बैरियर होता है. साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स रिलेटेड टू मेंटल स्टेट और कॉग्निटिव प्रोसेस दैट अफेक्ट्स द कम्युनिकेशन, जैसे वेरिएशन इन हाउ इंडिविजुअल परसीव एंड इंटरप्रेट मैसेज, बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय टू मच इन्फॉर्मेशन एट वंस, रेजिस्टेंस टू न्यू आइडिया ड्यू टू एग्जिस्टिंग बिलीफ. तो ये साइकोलॉजिकली सब लोग अलग अलग होते हैं. कुछ लोग चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते. एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कोविड का सिचुएशन आया तो स्कूल में बोला गया कि अब से डिजिटलाइज पढ़ाई होगी. तो जो बहुत पुराने टीचर्स थे, जो ओल्ड मेथड यूज़ करते थे, उनको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ एक्सेप्ट करने में कि अभी हमें कंप्यूटर में पीपीटी बनाना पड़ेगा, वीडियोस बनाने पड़ेंगे और बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ेगा. दे वर नॉट रेडी टू साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट इट. बट जो न्यू टीचर्स थे, अपकमिंग टीचर्स थे, जो लोग दे वर वेरी फेमिलियर विथ डिजिटलाइजेशन, दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको पता है कि उससे कितना टाइम सेव होता है. तो दैट बैरियर कम्स ड्यू टू साइकोलॉजिकल बैरियर. उनका साइकोलॉजी अलग काम करता है, दूसरों का साइकोलॉजी अलग काम करता है, तो दिस इज़ हाउ साइकोलॉजिकल बैरियर कम्स. देन सोशल बैरियर, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डायनामिक्स एंड रिलेशनशिप, जैसे रिलक्टेंस टू स्पीक अप इन अ मीटिंग ड्यू टू डोमिनेंट अथॉरिटी फिगर. ठीक है, सोशल बैरियर कैसे आ जाता है? जैसे आपके मन में कुछ है बोलने का, लेकिन सामने कोई बड़ा खड़ा है जिसके सामने आप नहीं बोलते हो, तो आप नहीं बोलोगे, तो उस वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है. उस बैरियर को बोलते हैं सोशल बैरियर. टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्या आता है? जैसे प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या फिर बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उसमें जो टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर. अब है यहाँ पे कुछ बैरियर्स जो कि हमारे यूजुअली स्कूल्स और कॉलेजेस में जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, क्लासरूम में जो प्रॉब्लम होता है ये वो है. पहला है लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज बैरियर क्या होता है? चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंसेस इन लैंग्वेज और वोकैबुलरी बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. होता है, ये हमें भी पता है. तो सिंपली इसका मेजर टू ओवरकम क्या है? सिंप्लीफाई लैंग्वेज. सिंप्लीफाइड लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए टीचर को. विजुअल एड्स यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे एंगेज रहें और कम्युनिकेशन बैरियर ना हो लैंग्वेज का.
लैंग्वेज सपोर्ट होना चाहिए, जैसे बाइलिंगुअल डिक्शनरीज यूज़ किए उन्होंने, स्टूडेंट के नीड के हिसाब से उन्होंने प्रैक्टिस करके उन बच्चों को वैसे पढ़ाया। कल्चरल बैरियर में क्या आ जाता है, ऑब्स्टिकल्स अराइजिंग फ्रॉम कल्चरल डिफरेंसेस अफेक्टिंग क्लासरूम इंटरैक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। कल्चरल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होना चाहिए, कभी भी किसी के कल्चर को लेके हमको कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहिए। इंक्लूसिव करिकुलम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू हिंदू या फिर सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम उन्हीं के कल्चर को डालो, ऐसा नहीं है। चाहे क्रिश्चियन स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, हर कल्चर को उसमें इक्वल रिस्पेक्ट और इंक्लूजन देना चाहिए। एनकरेज शेयरिंग, बच्चों के बीच में शेयरिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें इनकलकेट करना है। नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर, challenges arising from students' emotional states that affect their ability to engage in learning. Create a supportive environment. Build a classroom environment where students feel safe and supportive. कोई बच्चे मतलब हर बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किसी के घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सब टीचर्स का ड्यूटी है जानना कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको इमोशनली कैसे सपोर्ट करना है, उसको कैसे एनकरेज करना है टू कम्युनिकेट। देन आता है फिजिकल बैरियर, एनवायरमेंटल फैक्टर in the classroom that impede communication. Optimize classroom layout, arrange seating to ensure that all students can see and hear the teacher. Sitting arrangement ऐसा होना चाहिए कि बच्चे क्लास में सबको सब कुछ समझ आए, सबको किसी को प्रॉब्लम ना हो टीचर से इंटरेक्ट करने में या ब्लैक बोर्ड देखने में। मिनिमाइज नॉइज़, जितना नॉइज़ कैंसिलेशन मटेरियल हो उतना अच्छा है। इंश्योर विजिबिलिटी, वाइट बोर्ड और प्रोजेक्टर सबको विजिबल होना ज़रूरी है। फिर है सिमेंटिक बैरियर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू अनक्लियर और एम्बिग्विश लैंग्वेज। तो इसको क्लियर करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, ओवरकम करने के लिए टीचर को रिपीटेटिवली एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन बहुत स्पेसिफाई करना चाहिए ताकि बच्चे उसको सही से समझें। चेक दी अंडरस्टैंडिंग, समझाने के बाद उनको बच्चों से ये भी पूछना है कि उनको क्या समझ आया, ताकि उनको समझ आए कि बच्चे समझ पाए हैं या नहीं। फिर आता है फिजिकल बैरियर, जिसमें आता है इंटरनल मेंटल फैक्टर अफेक्टिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन। बिल्ड कॉन्फिडेंस, बच्चों में कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी लाना टीचर का ड्यूटी है। मैनेज कॉग्निटिव लोड, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके ईजी लैंग्वेज में, मीनिंगफुल लैंग्वेज में उनको समझाना है। एड्रेस बायसेस, बी अवेयर ऑफ एंड एड्रेस एनी पर्सनल बायसेस और प्रेजुडिस दैट माइट अफेक्ट टीचिंग एंड इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स। पर्सनल कमेंट्स बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि कौन से बच्चे का साइकोलॉजी कैसे काम करता है वो टीचर्स को नहीं पता। सोशल बैरियर, जो कि हमारे सोशल रिलेशनशिप की वजह से आता है। फोस्टर इंक्लूसिविटी, क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट्स फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। ऐसा नहीं है कि फेवरेटिज्म हो गया कि ये बच्चा इस सोसाइटी से आता है तो वो इम्पॉर्टेंट है। सबको सेम फील कराना है, सबको वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेड फील कराना है। मैनेज ग्रुप डायनामिक्स, मॉनिटर ग्रुप वर्क एंड इंटरेक्शन टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो बहुत ज़रूरी है। एनकरेज पॉजिटिव पीयर इंटरेक्शन, इवन स्टूडेंट्स के बीच में भी जो इंटरेक्शन होता है वो भी पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। देन कम्स टेक्नोलॉजिकल बैरियर, जैसे क्लास में हम लोग ट्रेनिंग्स के लिए टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उनको इस तरीके से यूज़ करना है कि उसका रेगुलर मेंटेनेंस हो। ट्रेनिंग टीचर्स को दिया जाए ताकि टीचर्स अच्छे से क्लास में उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएँ। एक्सेसिबिलिटी, हर क्लास में एक्सेस हो ताकि सारे बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकें। दिस कम्स अंडर टेक्नोलॉजिकल बैरियर। तो यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन वाला पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का करेंगे और उसमें हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद प्रेप क्लासेस एंड वॉचिंग द वीडियो।